हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के मेन जो फैक्ट्स हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जो अमूमन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, एचटेट, सीटेट, केवीएस, एनवीएस और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं। तो उसी के बारे में हम मेन पॉइंट्स इस वीडियो में जानने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है, यूट्यूब पर ये आपको नहीं मिलेगी। इतने मेन पॉइंट्स मैं इसमें बताने वाली हूँ जो अमूमन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, हिंदी भाषा जो है उसका विकास कैसे हुआ था, पहले हम उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा जो है विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। अगर हम बात करें आकृति और रूप के आधार पर तो हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। ये ध्यान रखना है कि आप भाषा परिवार के आधार पर अगर देखें हिंदी को तो ये कौन सी भाषा है, भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक, भारत में 4 भाषा परिवार हैं जो कि आप जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो आप देखिए कौन कौन से हैं। भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक व चिन्ह तिब्बती। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। अगर हम बात करें कि भारोपीय परिवार में बोलने वालों की प्रतिशत कितना है तो 73% भारोपीय परिवार भाषा को बोलने वालों का है, और द्रविड़ का 25%, ऑस्ट्रिक 1.3%, चीनी तिब्बती 0.7%। तो सबका हमने परसेंटेज देख लिया है कि कितना जो है कौन सी भाषा को बोला जाता है, वो हमने इसमें देखा है। ठीक है, हिंदी जो है भारोपीय यानी कि भारत यूरोपीय के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। हिंदी जो है भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। ठीक है, अब भारतीय आर्य भाषा को भी 3 कालों में बांटा गया है। वो कौन कौन से काल हैं? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसमें एग्जाम्पल लें तो किसका कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आती हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पाली, प्राकृत और अपभ्रंश उसमें आती हैं। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसमें हिंदी और हिंदीतर भाषा जो हैं, अब तक की जो भाषाएं हैं वो आती हैं बंगला, असमिया, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि आदि। ठीक है, और भी देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भगवान बुद्ध के जो सारे उपदेश हैं वो कौन सी भाषा में हैं, तो ये पाली में है। ठीक है, इसको आपको नोट करना है। और अगर पूछा जाए कि भगवान महावीर के सारे उपदेश कौन सी भाषा में हैं, वो प्राकृत में है। ठीक है, इसको आप याद रखें, नोट कर ले इसको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि हिंदी की आदि जननी कौन है। ये मेन क्वेश्चन ये भी है कि हिंदी किससे आई है। ठीक है, तो हिंदी की जो आदि जननी है वो संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से ही होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। फिर अपभ्रंश अवहट से गुजरती हुई क्या करती है, प्राचीन हिंदी का ही रूप लेती है। यानी कि कैसे इसका विकास हुआ, हिंदी का विकास क्रम क्या है कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, फिर प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। ये मेन है, आपको इसको याद रखना है कि हिंदी का विकास क्रम। और एक बात आपको जानना चाहिए कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवहमान सिंधु नदी से संबंधित है। यहाँ पर देखा जाए तो अधिकांश जो विदेशी हैं और जो आक्रमणकारी हैं वो उत्तर पश्चिमी सिंह द्वार से ही भारत आए थे। भारत में आने वाले इन विदेशियों ने जिस देश के दर्शन किए वह सिंधु का देश था। ईरान के साथ में भारत के बहुत प्राचीन काल से ही संबंध थे, और ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे। जो हमारे देश में सिंधु नदी जो है बहती है उसको वो सिंधु को हिंदू कहते थे। और सिंधु हिंदू का स का है में और तथा ध का द में परिवर्तन। पहलवी भाषा प्रवृत्ति के अनुसार अगर देखा जाए तो ध्वनि परिवर्तन है, और हिंदू से हिंद बना, और फिर हिंद से फारसी भाषा के संबंध कारक प्रत्यय ई लगने से हिंदी बन गया। अब देखा जाए तो हिंदी का अर्थ है हिंद का। ठीक है, इस प्रकार से जो है हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई, और हिंद देश के निवासियों के अर्थ में ये हुई है। लेकिन जो
ईरानी लोग हैं वो सिंधु को हिंदू कहते थे। इसकी वजह से यहाँ पर जो है हमने देखा कि किस तरह से सिंधु का हिंदू हुआ, से का है में परिवर्तन और ध का द में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो हिंदू से पहले सिंधु से हिंदू बना और हिंदू से फिर हिंद बना और फिर इसमें ई प्रत्यय लगी तो ये हिंदी बना। इस तरह से हिंदी शब्द का विकास कई चरणों से गुजर करके हुआ। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। हिंदी शब्द जो है वैसे भी फारसी का है, न कि हिंदी का है। ऐसे ही है जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो जैसे बच्चा हमारे घर में जन्मा है और उसका नामकरण हमारे पड़ोसी करें, इसी तरह से इस हिंदी का नामकरण हुआ है। तो इसी तरह से हिंदी शब्द का विकास कई चरणों से गुजर करके हुआ है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर बात करें कि अनुच्छेद 343 की, तो संघ की राजभाषा जो है वो हिंदी है और लिपि कौन सी है? देवनागरी है। ये आपको ध्यान रखना है। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। राजाओं नवाबों के समय में इसे दरबारी भाषा कहा जाता था। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है और हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है। वर्तमान समय में भारत सरकार के कार्यालयों एवं कुछ राज्यों में हिंदी क्षेत्र के जो राज्य हैं उसमें राजकाज हिंदी में होता है और अन्य राज्य सरकारें अपनी अपनी भाषा में कार्य करती हैं, हिंदी में नहीं करती है। महाराष्ट्र में मराठी में, पंजाब में पंजाबी में, गुजरात में गुजराती में। ठीक है, तो इस तरह से जो है अपनी अपनी भाषा में काम करते हैं। राजभाषा का एक निश्चित मानक स्वरूप होता है जिसके साथ छेड़छाड़ या प्रयोग नहीं किया जा सकता है। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो हिंदी को दो मुख्य भाषाओं में बांटा गया है, पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी। ठीक है, हम इस वीडियो में मेन पॉइंट्स देखने वाले हैं जो अमूमन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन ये कई बार पूछा जाता है कि त्रिभाषा सूत्र क्या है। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र को भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि क्या किया कि इसको लागू करना चाहा त्रिभाषा सूत्र को कि एकता की भावना के हिसाब से कि भारत सरकार जो है राज्यों के सहयोग से त्रिभाषा सूत्र को लागू करे। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत क्या हुआ कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी व अंग्रेजी के अलावा दक्षिण भारतीय भाषाओं में से किसी एक को, और जो अहिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनमें प्रादेशिक भाषा व अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। इस तरह से जो है कोशिश की गई, लेकिन ये त्रिभाषा सूत्र जो है वो सफल नहीं रहा। न तो हिंदी क्षेत्र के लोगों ने किसी दक्षिण भारतीय भाषा का अध्ययन किया और न ही गैर हिंदी क्षेत्र के लोगों ने हिंदी का। ठीक है, तो इस तरह से ये जो त्रिभाषा सूत्र है ये सफल नहीं हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देवनागरी लिपि को हिंदी भाषा की जो लिपि बनने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो अंग्रेज थे ना उस टाइम, अंग्रेजों की जो भाषा की नीति थी जो वो फारसी थी और उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, हिंदी को भी फारसी लिपि में लिखने का षड्यंत्र किया। ठीक है, अच्छा देवनागरी लिपि का नामकरण बात करते हैं कि कैसे इसका नामकरण किया गया। तो देवनागरी लिपि को लोकनागरी या हिंदी लिपि भी कहा जाता है। नागरी लिपि का जो नामकरण है वो काफी विवादास्पद रहा है। ठीक है, ज्यादातर विद्वान क्या मानते हैं कि गुजरात के जो नागर ब्राह्मण है ना उनसे इनका संबंध जोड़ते हैं कि गुजरात के जो ब्राह्मण है नागर ब्राह्मण, उनसे ही इसको जो है नागरी कहा गया। और इसके तुरंत बाद ही जब ये अपने अस्तित्व में आई उसके तुरंत बाद ही इसने देव भाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया और नागरी में देव शब्द जुड़ गया तो देवनागरी लिपि बन गई। ठीक है, अगर पूछा जाए कि देवनागरी लिपि का स्वरूप क्या है तो ये लिपि बाईं ओर से दाईं ओर की लिखी जाती है। जो फारसी लिपि, इसमें उर्दू है, अरबी है, फारसी भाषा की जो लिपि है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी भाषा की लिपि तो कौन सी है, रोमन लिपि। ठीक है, और जो देवनागरी लिपि है ये अक्षरात्मक लिपि है और जो अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है रोमन लिपि ये वर्णात्मक लिपि है। सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है और इसी में ही अशोक के अभिलेख मिलते हैं। और पंजाबी भाषा की बात करें तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है।
भारत की और भी प्राचीन लिपियां हैं, जैसे सिंधु लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी लिपि है, गुप्त लिपि है, शारदा लिपि है, नागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है, कलिंग लिपि है, ग्रंथ लिपि है, वट्टेलुत लिपि है, कदम्ब लिपि है और तमिल लिपि है। इस तरह से और भी प्राचीन लिपियां हैं, लेकिन सबसे प्राचीन जो है वो लिपि माना जाता है ब्राह्मी को ही, ठीक है। और भारत की जो है सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। बात करें कि भारत का सबसे बड़ा शिलालेख, ठीक है, सबसे बड़ा शिलालेख की हम बात करने वाले हैं, तो प्रशस्ति काव्य रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा अपने संरक्षक राज सिंह के आदेश पर लिखा गया था, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। ये 1687 में 1687 में महाराणा जयसिंह के आदेश से इस प्रशस्ति पत्थर की पट्टियों पर अंकित किया गया। ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा शिलालेख है, ये आपको ध्यान रखना है। और राजसमंद झील में 9 चौकियों के 25 स्तंभों के काले पत्थरों पर इसको उकेरा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। ये मैंने बहुत ही चुन चुन करके आपके लिए क्वेश्चन इसमें रखे हैं, तो इनको जरूर आप देखिए। और इसमें अभी हम आगे बात करने वाले हैं देवनागरी लिपि के गुण, ठीक है, और देवनागरी लिपि के दोष, वो भी हम देखने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो देख ली और अच्छे से समझ ली, एक बार समझ में नहीं आता तो बार बार देखिए, समझिए, और अगर आपने ये समझ ली तो आप से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इजीली जो है वो उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि देवनागरी लिपि के गुण क्या है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्या विशेषता है, इसकी क्या गुण है इसमें। तो एक ध्वनि के लिए सिर्फ एक ही वर्ण होता है इसमें, एक वर्ण संकेत से ही एक ही ध्वनि व्यक्त होती है, ठीक है। जो ध्वनि का नाम होता है वही वर्ण का नाम होता है, मूक वर्ण नहीं है। जैसे हम उसका उच्चारण करते हैं वैसे ही लिखती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है, ठीक है। सब अलग अलग है, सबका उच्चारण अलग अलग है, सबकी ध्वनि अलग अलग है, ठीक है। उच्चारण के सूक्ष्म भेद को भी प्रकट करने की क्षमता। वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है और भारत की अनेक लिपियों के निकट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं देवनागरी लिपि के दोष। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो इसमें दोष क्या क्या हैं। वर्णों के संयुक्त करने की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है, ठीक है। अनुस्वार और अनुनासिकता के प्रयोग में एक रूपता का अभाव है, इसके बारे में डिटेल आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। त्वरापूर्ण लेखन नहीं, क्योंकि लेखन में हाथ बार बार उठाना पड़ता है, यानी कि जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं, एक बार लिखना शुरू कर दिया और फिर कंप्लीट करने के बाद में उस वर्ड को तब उठाते हैं, यहाँ पर बार बार हाथ उठाना पड़ता है, ठीक है। वर्णों के संयुक्तीकरण में र के प्रयोग को लेकर भ्रम की स्थिति रहती है। देखिए, ई की मात्रा का लेखन वर्ण के पहले लेकिन उच्चारण बाद में, ठीक है। और बात करें शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक अलंकरण के लिए, और कुछ इसमें अनावश्यक वर्ण भी होते हैं। शिरोरेखा किसको बोलते हैं? जो हम शब्द लिखते हैं उसके ऊपर जो रेखा लगाती है ना, वो शिरोरेखा है, ठीक है। अनावश्यक वर्ण जैसे रि है, लिर है, अंग है, य है, स है, इस तरह के जो अनावश्यक वर्ण हैं वो इसमें ऐड हैं। द्विरूप वर्ण है, जैसे ए को हम अलग तरह से भी लिख सकते हैं, छ क्षत्रिय है उसको, त्रय है उसको, ठीक है, झ है उसको, छ है उसको, अण है उसको, श है उसको और लय है उसको भी, ठीक है। तो इस तरह से द्विरूप वर्ण है। समरूप वर्ण है, देखिए समरूप वर्ण में ख लिखते हैं तो र और व मिलाकर के ख लिखते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों को समझ नहीं आता है कि ये ख है या र व है, ठीक है। घ में ध का और मैं में भय का भ्रम होना, ये भी बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है, ठीक है। तो ये इसमें दोष हैं और इसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अगर हम बात करें कि कुल मिलाकर के 403 टाइप होने के कारण टंकण मुद्रण में भी कठिनाई होती है, यानी कि जब हम उसको लिखते हैं ना तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। हिंदी की अगर टाइपिंग करने लगेंगे तो बहुत टफ होती है टाइपिंग भी, ठीक है। अगर हम इंग्लिश की करने लगेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आती है इतनी जितनी हमें हिंदी के में आती है, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें ध्यान रखने की हैं
तो आप इनको भी आप समझ गए होंगे। तो गाइज अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए। तो देखिए गाइस, इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। इसमें जो भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो आपके फ़ायदे के लिए ही लिए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप हिंदी का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखिए और अच्छी तरह से जो है सीखने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। और अगर ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।